अगली कड़ी अगर पकड़ें तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर छवि जैन को, जो उद्बोधन देंगी प्राण शक्ति के ऊपर। डॉक्टर छवि जैन मेडिकल ऑफिसर हैं स्वास्थ्य साधना के। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य साधना केंद्र में। मैं डॉक्टर छवि हूँ, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हूँ, जो यहाँ पे 2.5 साल से अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मंच पर आसीन सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और नमस्कार। आज थोड़ी बातचीत करेंगे कि कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं अपनी रेगुलर रूटीन में, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम चाहें तो बहुत ध्यान दे सकते हैं, बट अपने रूटीन में बिजी होने के कारण, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीजों के ऊपर। इसके बाद में तो आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी हेल्थ कोच के पास जाएंगे, किसी भी फिटनेस कोच के पास जाएंगे, तो आप उनसे जब भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द है, डायबिटीज है, बीपी है, कुछ भी है, तो वो आपको ये बताएंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, ये खाना खाना है इस तरीके का, ये अपना रूटीन रखना है। सारी गाइडलाइंस आपको दे दी जाएंगी, लेकिन एक गाइडलाइन कभी नहीं दी जाती है, जो कि होती है आपकी ब्रीदिंग अवेयरनेस के ऊपर। यानी आपको सांस कैसे, कब, कैसे लेना है, ये चीज के बारे में आपको कभी भी नहीं बताया जाता है, जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि कॉन्शियस में कभी भी नहीं आता है, सबकॉन्शियसली वो चीज चल रही होती है। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं रहता आपकी सांस कब चेंज हो रही है, कब उसका डेप्थ बदल रहा है, कितना शैलो हो रहा है, कितना तेज चल रहा है, कितना धीमा चल रहा है, ये चीज हम ध्यान कभी भी नहीं देते हैं। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग को जब हम देखें तो ब्रीदिंग से हम क्या समझते हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। इसका मतलब होता है, मॉडर्न साइंस में ब्रीदिंग को बताया जाता है। मॉडर्न साइंस में ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, आपने सांस लिया, आपके अंदर ऑक्सीजन गया, आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है। बस इससे ज्यादा मॉडर्न साइंस में ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन योगा और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जब हम समझेंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के साथ में और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिन पे हमें अपना ध्यान लेके जाना चाहिए, तो ये समझ पाएंगे कि सांस लेना और छोड़ना एक छोटा सा प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम, जिसका मतलब है कि प्राणों पर आयाम होना चाहिए। प्राणों पर आयाम का मतलब क्या होता है, प्राण शक्ति जो है हमारी, जिससे हमारा पूरा शरीर चल रहा है। अब इसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये तो हमारा वाइटल फोर्स है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी है, जो हमारी बॉडी में बचपन से लेके मरण तक हमारे साथ रहती है। अगर उसका थोड़ा भी डिफरेंस आता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से हमें बॉडी में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं शरीर में। तो जो आयाम का मतलब होता है, वो होता है या तो एक्सपेंशन, या उसको बढ़ावा देना, या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करना। तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारा कभी कंट्रोल नहीं होता अपनी सांस के ऊपर। वो कंट्रोल हमें कॉन्शियसली लेके आना पड़ता है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, कब ले रहे हैं। अभी आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो शायद आपका ध्यान अपनी श्वास के ऊपर ना जाए। लेकिन जब हम फोर्सफुली और थोड़ा मेंटली उसके ऊपर फोकस करेंगे, जैसे आंख बंद करेंगे सभी, अब एक बार सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सीधी अवस्था में बैठ जाए, कमर सीधी कर लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन सीधी रखेंगे। जस्ट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सिर्फ इस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी छाती के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखेंगे, अपने पेट के ऊपर आपका जो पेट का मूवमेंट हो रहा है उसको नोटिस करेंगे। तो जब आप ये नोटिस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं इन और सांस छोड़ रहे हैं आउट, एक बार फिर से इन आउट, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि सांस कैसी चल रही है? किसी की सांस बहुत फास्ट चल रही थी, ऐसा कभी नोटिस हुआ? किसी को कोई हाथ खड़ा कर सकता है कि जिनकी सांस बहुत तेजी गति से चल रही हो? अभी सब क्योंकि रिलैक्स्ड है, तो सभी की श्वास की गति मध्यम है या धीमी है। पर जब भी हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। तो यही इस गति को हम कंट्रोल कर सकते
सकते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। जिस प्रैक्टिस को हम योगाभ्यास के दौरान करते हैं, सांस लेते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, ये चीजें क्यों कराई जाती है? इससे आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, इससे आपकी प्राण शक्ति इंप्रूव होती है। जब तक आपकी प्राण शक्ति स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका शरीर स्वस्थ लंबे समय तक नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट में भी जब आप बैठे हुए हैं, आपका शरीर कोई काम नहीं कर रहा, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, बस विचार चल रहे हैं और श्वास चल रही है, उस समय पे भी आपकी प्राण शक्ति 24/7 काम कर रही है आपको जीवित रखने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है अपनी प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना। अब ये प्राण शक्ति हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर फिरती रहती है, घूमती रहती है। जो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उन 72,000 नाड़ियों में ये प्राण शक्ति विसर्जित होती रहती है। जहां कभी इसका फ्लो रुक गया, कम हो गया, तो हमें डिजीज आएगी वहां पे, और जहां कहीं इसका फ्लो अच्छा बना रहा तो वो डिजीज वापस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, मेनली हमें चेस्ट को फोकस ना करके पूरे शरीर को फोकस करना चाहिए इसके लिए। तो जब हम प्राणायाम के ऊपर बात करें, यूजुअली पार्क में आपने लोगों को देखा होगा, योगा क्लास में लोगों को देखा होगा, प्राणायाम का मतलब क्या समझते हैं? प्राणायाम का मतलब, इसका मतलब प्राणायाम हो जाता है लोगों का, 5 मिनट ये किया, 2 मिनट ये किया, प्राणायाम हो गया। बट क्या वो एक्चुअल में प्राणायाम होता है? नहीं। प्राणायाम को जब हम बात करें तो उसके 3 पार्ट होते हैं प्राणायाम के, हमेशा ध्यान रखना है। पूरक, यानी कि आप सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक बोलते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक बोलते हैं, और जब सांस को रोक के रखते हैं तो आता है हमारा कुंभक। ये 3 पार्ट जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे, 100% नहीं देंगे इस चीज में, तब तक आपका प्राणायाम अधूरा रहेगा। हम क्या करते हैं, तेजी से सांस लिया, तेजी से सांस छोड़ा, अब उसमें क्या हो रहा है, हमारा बॉडी ना पूरक कर पा रहा है अच्छे से, ना रेचक कर रहा, और कुंभक की तो बात ही छोड़ दो। कुंभक मतलब होल्ड करके रखना, रिटेंशन करके रखना। तो इन तीनों स्टेप्स को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप नॉर्मल बैठे भी हैं। अगर आप डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसके बीच में कुंभक को जरूर लेकर आइए, क्योंकि कुंभक क्या करेगा, आपकी जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को डीपन करता है। आपका जो एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में, जो पॉजिटिव एनर्जी आप बाहर से ले रहे हैं और जो नेगेटिव एनर्जी आप बाहर छोड़ रहे हैं अपने शरीर की, उस एक्सचेंज को स्ट्रॉन्ग करेगा कुंभक। तो हमेशा रेशियो बताया गया है, पूरक का रेशियो 1 होता है, कुंभक का रेशियो 4 होता है, जो कि सांस लेने के बाद हमने रोका है। कोविड के टाइम पे बहुत प्रैक्टिस किया ना, सांस लेके रखा और रोक के रखा, कितनी देर तक हम सांस रोक पा रहे हैं, उससे हमने डिसाइड किया कि हमारे लंग्स कितने स्ट्रांग हैं। तो यस, 1 काउंट अगर हमने सांस लिया है, 4 काउंट हमको सांस रोकना है और 2 काउंट तक हमको सांस बाहर छोड़ना है। ये प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं हम हर प्राणायाम में। जरूरी नहीं कि आप कपालभाति करें या फिर भस्त्रिका करें तभी करना है, हम हर समय कर सकते हैं ये चीज। जब आप नॉर्मली अभी बैठे भी हैं तो अपनी, जब आप सांस ले रहे हैं, हो सकता है कोई 2 सेकंड सांस ले पाए, कोई 4 सेकंड सांस ले पाए, कोई 6 सेकंड सांस ले पाए। तो जो व्यक्ति 5 सेकंड की सांस अंदर ले रहा है, पूरक हो रहा है 5 सेकंड, तो कुंभक कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड का कुंभक रहेगा, और उसके बाद में रेचक कितनी देर का होगा? 10 सेकंड का। जब आप ये करेंगे, आप नॉर्मली हमारी जो ब्रीदिंग होती है पर मिनट की होती है, 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन अगर जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम 1 मिनट में 4 से 5 मैक्सिमम 6 बार तक का भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 काउंट्स हमारी ब्रीदिंग की होगी। और साइंस ने भी इस चीज को साबित किया है कि जो हमारे बहुत सारे प्रजातियां हैं एनिमल्स की, तो जब हम एनिमल्स में देखते हैं जिसकी श्वास लंबी, गहरी और स्लो रहती है, यानी कि हम समझ सकते हैं कछुओं का जीवन कितना लंबा होता है, कोई अंदाजा? 100, मिनिमम 100 तो है, 100 से 150 साल आराम से जीवित रहते हैं कछुए। और उनकी जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है वो पर मिनट कितनी होती है? 4 या मैक्सिमम 5। और नॉर्मल ह्यूमंस कहाँ पे आते हैं? बीच में आते हैं 12 से 16 के बीच में। तो हमारी एज की, लाइफ स्पैन की एवरेज वैल्यू है 70 इयर्स, 80 इयर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम कंसिडर करें, है ना। और छोटे जानवरों की बात करें, जैसे जो चूहे होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों की आ जाती है 15 से 30 पर मिनट उनकी चलती है, और उनकी जीवन की आयु रहती है 12 साल एवरेज। और जो और छोटे जाए चूहों की बात करें, उनकी सांस की प्रक्रिया और भी तेज होती है, 90 रेट की चलती है, 90 रेट पर मिनट चलती है, और उनकी आयु रहती है 2 साल।
तो जब मॉडर्न साइंस ने भी ये चीज देखी तो उन्होंने भी इस चीज पे माना कि यस, अगर हमारी रेस्पिरेटरी रेट, हमारी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जितनी डीप होगी, जितनी स्लो होगी, उतना हमारा जीवन का आयु और लाइफ स्पैन उतना लंबा चलेगा और उतना स्वस्थ रहेगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्राणायाम होते हैं, कुछ नाम बता रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा गूगल सर्च करना, थोड़ा अपने जो जानकार है उनसे पूछिएगा। यूजुअली प्राणायाम का मतलब समझते हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम, यही दो नाम सुने होते हैं लोगों ने कि हाँ ये दो प्राणायाम कर लिया, हमारा प्राणायाम बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये दो प्राणायाम कुछ प्रॉब्लम्स में आपको बहुत अच्छा फायदा करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता है थोड़ा सा आपको नुकसान तो नहीं बोलूंगी, बट सजेस्टेड नहीं रहेगा कि वो उस समय पे आप करें। जैसे कपालभाति प्राणायाम हो गया, बहुत अच्छा शुद्धिकरण प्राणायाम होता है लो बीपी के लिए या फिर आपका लंग स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। लेकिन किन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, कभी भी हार्ट पेशेंट जो है उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिन्हें हाई बीपी रहता है बहुत लंबे समय से, उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको प्राणायाम फायदा करेगा। अब उसके अलावा एक प्राणायाम मैंने बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, जिसको हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं, है ना। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कही जाती है, जिसमें एक तरफ से सांस लेना है, दूसरी तरफ से सांस छोड़ना है, दूसरी तरफ से वापस सांस लेंगे और पहली तरफ से बाहर छोड़ देंगे। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी मेन 3 नाड़ियां होती है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा जो होती है लेफ्ट साइड की नाड़ी होती है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से अंदर जा रही है। पिंगला होती है राइट साइड की नाड़ी, जो राइट साइड से अंदर जा रही है। और सुषुम्ना इनके बीच में होती है, जो बैलेंस करती है इन दोनों को। तो इन तीनों का जब हम मेल लेके चलेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के माध्यम से, तो हमारी सारी बीमारियों के लिए वो अच्छा रहेगा। भले ही वो हार्ट की बीमारी हो, भले वो किडनी की बीमारी हो, भले वो कोई भी तरीके की बीमारी हो, हेल्दी इंडिविजुअल भी बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा इन दो प्राणायाम के अलावा भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी प्राणायाम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो सिंपली उसमें कुछ नहीं करना होता है, सांस लेना होता है आंख बंद करके, अपना उंगली जो है वो कान के प्लग कर देते हैं, कान बंद कर लेते हैं उससे, और सांस छोड़ते हुए भौरे की आवाज निकालते हैं। गले से गुंजन होता है भौरे का और मुंह बंद रहेगा उस दौरान हमारा। तो जितने भी वाइब्रेशंस होंगे कुछ इस प्रकार रहेंगे कि एक बार प्रैक्टिस करने से भी हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, माइंड बहुत शांत हो जाता है। तो जिन्हें भी स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत अच्छा रहता है। जिन्हें गले का प्रॉब्लम रहता है, थायराइड, बेसिकली थायराइड वालों को भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है, वो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम हो गया, एक प्राणायाम होता है नाड़ी भेद प्राणायाम होता है, जिसमें सूर्य नाड़ी को भेदते हैं या फिर चंद्र नाड़ी को भेदते हैं। वो प्रॉब्लम के हिसाब से बताया जाता है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, जैसे थायराइड वाले लोग हो गए, उन्हें सूर्य नाड़ी अनुलोम विलोम करना चाहिए। और जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत एंशियस रहते हैं, उन्हें चंद्र अनुलोम विलोम करना चाहिए। मतलब सूर्य नाड़ी जो हमारी हो गई राइट साइड वाली, पिंगला, और चंद्र नाड़ी हो गई हमारी लेफ्ट साइड वाली, जो कि एड़ा है। अब लेफ्ट साइड वाली हमेशा कूलिंग होती है, राइट साइड वाली हमेशा डोमिनेंट होती है, पावरफुल होती है, सूर्य नाड़ी होती है। तो इस प्रकार अपने शरीर को समझते हुए आप प्राणायाम को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पे जो दिया हुआ है कपालभाति सबको करना चाहिए, तो सबको नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को जरूर समझिए, अपनी प्राण शक्ति को जरूर समझिए। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम फील होती है, जिसके कमर में दर्द रहता है, तो जरूर उस पार्ट को कॉन्शियस में रखिए, अपने ध्यान में रखिए, अपने चित्त में रखिए जब आप प्राणायाम करें, तो जिससे आपका प्राण शक्ति जो है उस एरिया में अच्छे से विसर्जित हो पाए, उस एरिया को स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे आपका आगे का प्रोसेस है और आगे की लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो पाएगी। अब ये प्राणायाम आपको कब, कैसे, क्या करना चाहिए, उसके लिए कभी भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है बस खाना खाने के तुरंत बाद ना करें प्राणायाम, खाली पेट हो तो बेस्ट है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, फुल्ली वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए। जरूरी नहीं हमें नीचे बैठ के ही करना है, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन एक खुली हवा में करेंगे तो उसका फायदा अनोखा रहेगा, है ना। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं वो 2 दिन की नहीं है,
है ना। जो हम अपनी दिनचर्या अभी तक जीते आ रहे थे, हम अपनी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं, उससे हमें शिफ्ट करना है। जो नए नए बदलाव लेके आने हैं, बदलाव कभी भी 2 दिन में नहीं आते हैं, वैसे ही हमारी शरीर 2 दिन में नहीं बदलेगा। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता मिनिमम 3 हफ्ते का समय दीजिए अपने शरीर को, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ना हो कि 2 दिन प्रयास किया, 1 दिन छोड़ दिया, 4 दिन प्रयास किया, 2 दिन का गैप हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो निरंतर रूप से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे डिफरेंसेस फील करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ मेरे पास आएंगे। कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस हो अगर आगे जब आप ये प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।